हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर के ऊपर जो फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में या विलियम शेक्सपियर के प्लेस से कंसर्न, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग के 34 MCQs डिस्कस किए थे। अब मैं 35 से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला MCQ जो आपके पास है, और ये सारे रिमार्क्स जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एकेडमिक लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो और विलियम शेक्सपियर आपके सिलेबस में है, आपको ये सारे क्रिटिकल रिमार्क्स जानने चाहिए। ये रिमार्क्स किस फेमस राइटर के द्वारा कहे गए हैं, फिर किस फेमस क्रिटिक के द्वारा कहे गए हैं, आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट ना। पहला हमारा रिमार्क है यहाँ पर कि हु डाउटेड दैट द मैन फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड। और आप जानते हैं द मैन फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड का मतलब है विलियम शेक्सपियर। किसे ये डाउट था कि विलियम शेक्सपियर ने वो सारे वर्क्स लिखे हैं जो विलियम शेक्सपियर के नाम से आज हम जानते हैं। इन्हें किसने लिखा था? इसे विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था या किसी और ने लिखा था, इस बात पर डाउट था। और उसने कहा था एडवर्ड डिवर थियरी। ये एक एडवर्ड डिवर थियरी है जो मॉडर्न एज में 1920 के बाद बहुत पॉपुलर हुई। और ऐसा कहा गया ऑक्सफोर्ड वगैरह में जो स्कॉलर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे एडवर्ड डिवर, जो 17th सेंचुरी में थे। उन्होंने शायद ये सारे वर्क्स लिखे हैं जिन्हें आज हम विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। उस राइटर का नाम था एडवर्ड डिवर। इस थियरी में बिलीव करते थे सिगमंड फ्राइड, जो कि मॉडर्न एज के साइकोएनालिटिकल थियरी के प्रोपाउंडर हैं। उन्हीं की ये थियरी थी, उन्हीं का ये बिलीफ था। उन्हें डाउट था कि विलियम शेक्सपियर के बजाय एडवर्ड डीवर ही वो स्कॉलर हैं जिन्होंने वो सारे वर्क्स ऑफ आर्ट लिखे हैं, वो प्लेज लिखे हैं जिन्हें आज हम विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो इस थियरी को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड डीवर थियरी। यहाँ लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में कि 1920s के बाद ऐसा माना गया कि एक अल्टरनेटिव कैंडिडेट, प्रोमिनेंट अल्टरनेटिव कैंडिडेट, कि कौन वो और दूसरा व्यक्ति हो सकता है विलियम शेक्सपियर के अलावा, जिसने शेक्सपियर के सारे वर्क्स लिखे हैं और जिसे हम आज विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। तो ऑथरशिप के रूप में प्रपोज किया गया एक नाम, वो नाम था एडवर्ड डीवर। ये 17th अर्ल थे ऑक्सफोर्ड के, और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। और ये माना जाता है कि इन्होंने ही ये सारे वर्क्स ऑफ आर्ट लिखे हैं। इस थियरी को कहते हैं एडवर्ड डीवर थियरी, और सिगमंड फ्राइड भी इसी बात में बिलीव करते हैं। किसने ये ऑब्जर्व किया कि शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज, जो शेक्सपियर के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, दे अनफोल्ड लाइक डेस्टिनी। जैसे आप डेस्टिनी को पहले से तय नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, सब कुछ ऑल ऑफ ए सडन ही होता है, बाई चांस ही होता है सब कुछ। उसमें टेक्निकल स्कीमिंग नहीं है कि किसी ने प्लान करके लिखा हो कि अब इस करेक्टर के साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, वैसे ही जैसे भाग्य में जो लिखा होता है कोई जान नहीं सकता, और सब होता है। तो ऐसा किसने बिलीव किया था कि शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट प्लेज अनफोल्ड लाइक डेस्टिनी, नॉट बाई टेक्निकल स्कीमिंग? तो ये क्रिटिक है मॉडर्न एज के, केनेथ बर्क। इन्होंने हाईलाइट किया था जब शेक्सपियर के वर्क्स ऑफ आर्ट का ट्रांसलेशन किया था इन्होंने, तब इन्होंने ऐसी बात कही थी। किसने लिंक किया, सॉरी, किसने लाइकन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज इन शेक्सपियर टू पैटिना ऑन मेटल? ये पैटिना ऑन मेटल का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी मेटल हो, उसके ऊपर धीरे 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 एक परत जमने लगती है बाकी सारी चीज़ों की। अब वो परत जब जम जाती है, आपने देखा होगा कि जब वो परत जम जाती है तो अंदर का जो मटेरियल है वो वैसा ही सुरक्षित रहता है, ऊपर एक कवर बन जाता है, और वो कवर जो है अंदर वाले मटेरियल को, अंदर वाले मैटर को सुरक्षित रखता है। तो वही थियरी के रूप में कहा गया है। किसने कहा कि शेक्सपियर के प्ले में जो इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स है, इंटरप्ले ऑफ आइडियाज है, ये एक तरीके से पैटर्ना का काम करता है मेटल के ऊपर, और शेक्सपियर के प्लेज को, शेक्सपियर के थॉट्स को, शेक्सपियर के टेक्स्ट में जो कहानियां हैं वो एकदम सुरक्षित हैं,
उनको नष्ट नहीं होने देता, उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, बजाय ये इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स और इंटरप्ले ऑफ आइडियाज़ उन प्लेस की जो इसेंस है उसको सुरक्षित रखता है। तो ऐसा कहा था स्टीफन बूथ ने 1994 में। इन्होंने ये पैटिना मेटाफर यूज़ किया था। और पैटिना ध्यान दीजिए क्या होता है, ये एक तरीके की स्किन होती है। जैसे जैसे मेटल मटेरियल कोई भी पुराना होता रहता है, उसके ऊपर एक परत जमा होती रहती है। उस परत की ही स्टडी करके पता लगता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, और वो परत जो है उसको डैमेज होने से बचाती है, सेव करती है किसी भी मेटल को। तो उन्होंने यही कहा था कि शेक्सपियर के प्लेज में जो उन्होंने शब्दों के साथ खेला है, जो आइडियाज़ हैं अलग अलग तरीके के, ये उनके प्लेज को सुरक्षित रखते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। किसने कहा था कि शेक्सपियर इज द कैनन? कैनन का मतलब लिटरेचर में सिर्फ समझिए साधारण भाषा में रूल्स, जो किसी भी तरीके के सिद्धांतों को प्रिंसिपल्स वगैरह को ले आउट करता है और कहता है कि इसी तरीके से राइटिंग की जानी चाहिए। तो वो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए वो कैनन के रूप में वर्क करते हैं। तो किसने ये क्लेम किया कि शेक्सपियर जो है कैनन है, जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है और लिटरेचर की लिमिट सेट की है? ऐसा हैरोल्ड ब्लूम ने कहा था, जो मॉडर्न टाइम के मॉडर्न एज के क्रिटिक्स हैं। उन्होंने शेक्सपियर को हमेशा सेंटर में रखा वेस्टर्न लिटरेरी कैनन के, और ये कहा इन्होंने शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे, जो जिस तरीके के प्लेज लिखे, उन्होंने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया बाकी सारे राइटर्स के लिए। किसने शेक्सपियर के वर्क्स को कंपेयर किया गॉथिक आर्किटेक्चर से, और कहा कि शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं बहुत मैजेस्टिक हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा चाइल्डिश और इल प्लेस्ड कुछ पार्ट्स हैं जो गलत जगह पर रखे हुए हैं। एक्शंस वगैरह के कुछ पार्ट्स को लेकर उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। उन्होंने शेक्सपियर का जो ग्रैंडर है, राइटिंग स्टाइल वगैरह जो है, उसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी नोटिस की, कि न्यू क्लासिकल एज में जिस तरीके से रूल्स फॉलो किए जाते थे, वो रूल्स थोड़े से फॉलो नहीं किए, और इसीलिए उन्होंने गॉथिक आर्किटेक्चर से तुलना की, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन अंदर से थोड़ी गड़बड़ी है। और ये सारी गड़बड़ियाँ जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो क्रिटिसाइज करते थे सिर्फ एक ही बात को लेकर, वो था 3 यूनिटीज। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर फॉर लैक ऑफ फॉर्मल लर्निंग? किसने कहा था कि शेक्सपियर की स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई थी, उनके पास फॉर्मल लर्निंग, जो आप स्कूलिंग करते हैं और फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, इसकी कमी थी। लेकिन उनके पास एक तरीके का नेचुरल इन्फॉर्मेशन बहुत थी इंसानों के बारे में, इसलिए उनके कैरेक्टर्स बहुत लाइवली हैं, और हमेशा देखा जाए तो वो किसी भी एज के लिए जो हैं यूनिवर्सल हैं। पहले भी वो उतने ही वैसे लगते थे, लाइफ से जुड़े हुए, आज भी वो वैसे ही लगते हैं। तो किसने कहा हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर फॉर लैक ऑफ फॉर्मल लर्निंग बट प्रेज्ड हिम फॉर हिज नेचुरल इंसाइट इनटू ह्यूमैनिटी? इंसानों की समझ बहुत अच्छे से थी विलियम शेक्सपियर को, भले ही पढ़े लिखे कम थे। ऐसा किसने कहा? जॉन ड्राइडन। किसने कहा कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जो हैं दे शुड बी स्टडीड लाइक नेचुरल फेनोमेना? जैसे कि कोई नेचुरल घटना होती है, उसी की तरह शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ा जाए। और जब हम पढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, इंटायर सबमिशन ऑफ आर फैकल्टीज़, हम अपने ब्रेन की सारी पावर को सबमिट कर दें, यूज़ कर दें, तब जाके हम उनकी ट्रेजेडीज़ को समझ पाएंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा टॉमस डिक्वेंसी ने कहा था। उन्होंने कहा था शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, और वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कोई नेचुरल घटना होती है, उसी की तरह से हैं। किसने कहा था शेक्सपियर को कि ही इज़ द मैन हु इन्वेंटेड सो मच? जिन्होंने बहुत कुछ नया बनाया अपने प्लेज के द्वारा, अपनी राइटिंग के द्वारा। और उनकी जो राइटिंग है दैट इज एफ्यूज फुल ऑफ सो मच नॉवेल्टी अपॉन हिज एज और कंट्री। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने हाईलाइट किया शेक्सपियर की ओरिजिनलिटी। शेक्सपियर के वर्क्स ऑफ आर्ट में बहुत कुछ ओरिजिनलिटी है, नया है, और इमेंस कंट्रीब्यूशन किया शेक्सपियर ने इंग्लिश ड्रामा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी एलिजाबेथन एज के लिए, और लिटरेचर के लिए। किसने कहा हु आर्ग्यूड दैट शेक्सपियर्स मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी? विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस में ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्सअप किया है। इट इज जस्टिफाइड।
बाय नेचर नॉट क्रिटिसिज्म। भले ही लिटरेचर के रूल्स के हिसाब से ये जस्टिफाइड ना हो, लेकिन इंसानों को ये पसंद बहुत आया, इसलिए ये जस्टिफाइड है, ऐसा सैमुअल जॉनसन ने कहा था। तो सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि शेक्सपियर ने अपने जो ड्रामा है, जॉनर है, उसमें मिक्सअप किया था, और ये मिक्सअप बिल्कुल वैसा ही है जैसा ह्यूमन लाइफ में होता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज नीदर प्योर ट्रेजेडी नॉर प्योर कॉमेडी। इसीलिए शेक्सपियर ने ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट किया अपने प्लेज में, और इसीलिए मिक्सअप किया उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को, और जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको थोड़ा सा डिविएट किया। इसीलिए किसकी ये लाइन है कि प्रिंस हैमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर अ ग्रेट एक्शन imposed upon our soul that is unable to do it। प्रिंस हैमलेट एक तरीके से उसके सामने एक ऐसा एक्शन करने की मजबूरी आ गई जिसके लिए वो तैयार नहीं था पूरी तरीके से, ऐसा गेटे ने कहा था, जो कि जर्मन पोइट थे। तो गेटे ने ऐसा कहा था जब उन्होंने हैमलेट की साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को देखा, उसके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा था टू बी और नॉट टू बी वाला, तो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था उसको हाईलाइट करते हुए ये बात कही थी उसके कैरेक्टर के बारे में। और गेटे जो थे 18वीं सेंचुरी के जर्मन पोइट थे। किसने लिखा ये लाइन कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, ऐसा कहा टीएस एलियट ने। उन्होंने एक तरीके से दोनों राइटर्स के बीच में समानताएं और असमानताएं खोजी, और उन समानताओं और असमानताओं ने ही मॉडर्न लिटरेचर को शेप करने में बहुत मदद की। तब उन्होंने ये लाइन कही थी टीएस एलियट। किसने ऐसा कहा था कि शेक्सपियर का वर्क जो है वो रिवील्स द ग्लोरी ऑफ द ट्रेड। ट्रेड का सिंपल सा मतलब है लिटरेचर राइटिंग थ्रू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन विजन। उन्होंने एक ऐसी नज़र से देखा है इस दुनिया को जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ऐसा कहा था केनेथ वर्क ने। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की जो ड्रामेटिस्ट क्राफ्ट है, क्राफ्ट मीन्स स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ऑफ राइटिंग ड्रामा, ये दिखाती हैं कि उनके प्लेज जो हैं ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, इंसानों की हर परख रखते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और ऐसा तभी हो पाया जब उनके पास एक आर्टिस्टिक विजन था, आर्टिस्टिक स्किल बहुत स्ट्रांग थी विलियम शेक्सपियर की। किसने कहा है कि शेक्सपियर का जो जीनियस है हैज़ लॉस्ट द इंग्लिश थिएटर ड्यू टू इट्स ओवरवेलमिंग ओरिजिनलिटी। किसने कहा कि शेक्सपियर जो थे वो अत्यधिक मौलिक प्रतिभा के धनी थे। ओवरवेलमिंग ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी जरूरत से ज्यादा थी, एक्सट्रीम ओरिजिनलिटी थी, और उसकी वजह से जो इंग्लिश थिएटर है ना, इसको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा कहा था वोल्टायर ने। और वोल्टायर ने हालांकि स्टार्टिंग में शेक्सपियर की तारीफ की थी, उनकी क्रिएटिविटी की, लेकिन बाद में ये उनके आलोचक बन गए थे। और सिर्फ आलोचक इसलिए बन गए थे क्योंकि क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया था थ्री यूनिटीज को विलियम शेक्सपियर ने। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी कीमत इंग्लिश थिएटर को चुकानी पड़ी, अर्थात सिंपल सा मतलब है इंग्लिश थिएटर को मिसलीड किया था विलियम शेक्सपियर ने ऐसे प्लेस लिखकर, ये कहना चाहते थे वोल्टायर। किसने कहा कि आर्ट इज रादर अ बोर। बोर का सिंपल सा मतलब है नॉट इंटरेस्टिंग। एंड प्रेज्ड शेक्सपियर फॉर नॉट टेकिंग हिमसेल्फ टू सीरियसली। ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है ये बहुत अनइंटरेस्टिंग होती, शेक्सपियर नहीं होते तो। शेक्सपियर की बहुत तारीफ की उन्होंने, कहा उन्होंने अच्छे के लिए ये आर्ट को, रूल्स को, रेगुलेशन को सीरियसली नहीं लिया, अगर लिए होते तो उनके प्लेस बहुत बोर हो गए होते। उन्होंने डिविएट किया रूल से, प्रिंसिपल से, सब से, और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस लिखे हैं, ऐसा कहा WH ऑर्डर ने। उन्होंने प्रशंसा की विलियम शेक्सपियर की प्लेफुल जो खेले हैं वो रूल्स के साथ। उन्होंने अवॉइड किया है सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपनी क्रिएटिव लाइफ पर फोकस किया है बजाय रूल्स पर फोकस करने के। किसने क्रिटिसाइज किया शेक्सपियर के जो अटेम्प्ट्स थे टू एक्सप्रेस द इनएक्सप्रेसिबली हॉरिबल, नोटिंग इट एक्सीडेड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। किसने शेक्सपियर की आलोचना की ये कहते हुए कि शेक्सपियर ने कुछ ऐसा व्यक्त किया है, कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट की हैं जो कि कहा नहीं जा सकता, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इतनी हॉरिबल है।
और इतनी कहते हैं कि एक्सीड हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं कि मेरी समझ के तो परे की बातें हैं। जिस राइटर ने क्रिटिसाइज किया उसने कहा मेरी समझ के, मेरी अंडरस्टैंडिंग के भी एक्सीडेड बाहर की बातें हैं। वो समझ पाना, उन चीज़ों को कह पाना जो शेक्सपियर ने प्रेजेंट की हैं अपने ड्रामास में। और ध्यान दीजिएगा, टीएस एलियट ने ऐसा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में एक तरीके से कहा कि कुछ थीम्स ऐसी हैं जो शेक्सपियर के वर्क में हैं, वो राइटर की समझ के परे की बातें हैं, उन्होंने कहा। और उन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा एक्सप्रेसिवली हॉरिबल, उनको एक्सप्रेस करना जो है वो बहुत हॉरिबल है और बहुत पेनफुल है। किसने कहा कि शेक्सपियर का जो पॉलिटिकल जानकारी थी, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ज्ञान जो था, पॉलिटिकल नॉलेज जो थी, उसमें उन्होंने सिर्फ रूलर्स पर फोकस किया है विद इन सिविल सोसाइटी, और रूलर्स को दिखाया है सिविल सोसाइटी के अंतर्गत। ऐसा एलन ब्लूम ने कहा था। उन्होंने शेक्सपियर को दिखाया कि शेक्सपियर ने बहुत केयरफुली प्रेजेंट किया है पॉलिटिकल सेटिंग्स, राजा महाराजा प्रिंसेस सबको दिखाया और रूलर्स को दिखाया है, ऐसा उन्होंने कहा था। जो एलन ब्लूम है ये अमेरिकन फिलोसफर हैं और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ। किसने ऐसा कहा था कि वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, एक दिन जब ये इंग्लैंड नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, उस समय भी शेक्सपियर रहेंगे और उस समय भी हम शेक्सपियर की बातें करेंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मसादू दियासिस ने। ये मसादू दियासिस जो हैं ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट हैं, ब्राज़ील के नॉवलिस्ट हैं, इन्होंने ऐसा कहा था कि एक दिन जब ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं भी होगा तब भी विलियम शेक्सपियर रहेंगे, शेक्सपियर की बातें की जाएंगी। और उन्होंने इस तरीके से कहा था कि शेक्सपियर के प्लेस ने शेक्सपियर को इमॉर्टल बना दिया है और बियॉन्ड नेशंस, ये सिर्फ इंग्लैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की प्रॉपर्टी नहीं है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में हर जगह पढ़े जाएंगे विलियम शेक्सपियर। किसने कहा कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड, ऐसा टीएस एलियट ने कहा अपने सेलेक्टेड एसेज में। और उनका मॉडर्न सिविलाइजेशन के दो पिलर्स हैं, एक दांते और एक शेक्सपियर। ये लाइन बहुत फेमस है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, दीज लाइन्स आकर इन सोनेट ऑन शेक्सपियर। वो सोनेट किसने लिखा है? वो सोनेट लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और सोनेट ऑन शेक्सपियर, उसका नाम ही था ऑन शेक्सपियर। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड yet produced are myriad-minded शेक्सपियर। ये बहुत फेमस क्रिटिकल कोटेशन है जो यूज़ किया था शेक्सपियर के बारे में एस.टी. कॉलरिज ने। और ध्यान दीजिए, आप जो myriad minded शेक्सपियर बोलते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है मल्टी टैलेंटेड शेक्सपियर। उनका जो नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, उनका जो टैलेंट था वो मल्टी डायरेक्शंस में था। बहुत चीज़ों के प्रतिभा के धनी थे। जो पोइम्स लिखी हैं उन्होंने फेमस बनाया, सोनेट्स लिखी वो अपने आप में रिमार्केबल है, प्लेज हैं वो अपने आप में रिमार्केबल है। तो वो myriad minded शेक्सपियर हैं। जितने फेमस एज अ पोइट हैं उतने ही फेमस एज अ ड्रामाटिस्ट हैं, उतने ही फेमस एज अ सोनेटियर है। इसीलिए एस.टी. कॉलरिज ने कहा था myriad minded शेक्सपियर, और ये टर्म कॉइन किया था एस.टी. कॉलरिज ने, और बताया कि विलियम शेक्सपियर के पास लिमिटलेस इमेजिनेटिव पावर थी, ऐसी इमेजिनेटिव पावर जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। किसने कहा कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो विलियम शेक्सपियर इज द यूनिवर्सल पोइट? और ये लाइन है डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक से ली गई। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने ऐसा कहा है क्रिटिकली एनालाइज करते हुए विलियम शेक्सपियर को। फिर एक फेमस लाइन है कि आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। कहता मुझे नहीं याद है कि विलियम शेक्सपियर के किसी और राइटर ने, किसी और बुक ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। और ऐसा गेटे ने कहा था। गेटे ने शेक्सपियर की जो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर और अपने आर्टिस्टिक डेवलपमेंट पर, उसकी तारीफ करते हुए ऐसा कहा था।
शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। इसमें एक चीज छुपी हुई है, वो है इन हिज कॉमेडीज। इन हिज कॉमेडीज, ये कहीं पर आप छोटा सा एडजस्ट कर लीजिए। अर्थात इन हिज कॉमेडीज शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ऐसा किसने कहा था कि शेक्सपियर जब अपनी कॉमेडीज लिखते हैं तो वीमेन आर इन द सेंटर, मैन इज नॉट इन द सेंटर। तो ऐसा कहा था जॉन रस्किन। ठीक है ना। अब शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज में बहुत पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स बनाए हैं, मेल हीरो से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए ऐसा कहा था जॉन रस्किन ने। शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सैवेज, एक नशे वाला व्यक्ति जो नशे में रहता है और सैवेज है, जिसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, बस उसके पास थोड़ी सी इमेजिनेशन है। और किसी ने जो इसने भी कहा है ऐसा बहुत चिढ़कर कहा होगा, और वो हैं वोल्टायर। वोल्टायर जो हैं फ्रेंच फिलोसफर थे। स्टार्टिंग में हालांकि वो शेक्सपियर के प्रशंसक थे, बाद में वो क्लासिकल ड्रामेटिक रूल्स को वायलेट करने के लिए शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करने लगे, और उन्होंने कहा कि वह एक शराबी जंगली व्यक्ति की तरह हैं जिसके पास थोड़ी सी इमेजिनेशन है। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें मैकबेथ इज मोस्ट रैपिड, बहुत तेजी से एक्शन होता है। मैकबेथ छोटा प्ले है, उनकी ट्रेजेडीज में सबसे शॉर्ट प्ले है, लेकिन उसमें एक्शन बहुत तेजी से होता है। जबकि हैमलेट में एक्शन बहुत स्लो चलता है, और उनकी ट्रेजेडी में हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले, सबसे लंबा है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था एस.टी. कॉलरिज ने। जब उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को एनालाइज किया साइकोलॉजिकली और उसके स्ट्रक्चर को देखा, तो अपने लेक्चर्स में उन्होंने ये बात कही थी। किसने? एस.टी. कॉलरिज ने। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर? ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक एसेइस्ट ने कहा है कि क्या छोड़ना चाहोगे, अपना इंडिया का साम्राज्य या अपने विलियम शेक्सपियर को? अब आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से कि विलियम शेक्सपियर की रेपुटेशन, विलियम शेक्सपियर लिटरेचर में कितना स्ट्रांग प्लेस होल्ड करते हैं कि ऐसी बात कही गई, उनकी तुलना कर दी गई पूरे इंडियन एम्पायर से। और ये उस समय की बात रही थी जब इंडिया जो था एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तब ऐसा कहा। और ये कहा टॉमस कार्लाइल अपने हीरोज एंड हीरो वर्शिप में। उन्होंने शेक्सपियर को बताया कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हैं कि जो एम्पायर के बराबर है। हीरो एज अ पोइट, दांते शेक्सपियर, ये क्लासिफिकेशन किसने किया? और ये कार्लाइल ने किया अपनी बुक में हीरो एज अ पोइट में। उन्होंने दांते और शेक्सपियर को सुप्रीम पोइटिक हीरोज बताया था। द मोरलिटी ऑफ शेक्सपियर्स लेटर ट्रेजेडी, शेक्सपियर की जो लेट की सबसे बाद वाली जो ट्रेजेडीज हैं उनमें जो मोरलिटी है, नैतिकता की बात अगर हम करें, तो वो नैतिकता धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा कहा गया। इज नॉट रिलीजियस इन द ऑर्डिनरी सेंस, सामान्य सेंस में कहें तो धर्म वाली नैतिकता की बातें नहीं थी उसमें। और ऐसा कहा जॉर्ज ऑरवेल ने 1947 में अपने एक एसे में। और उन्होंने कहा कि शेक्सपियर का जो मॉरल विजन है, जो दिखाया है उन्होंने नैतिक रूप से, वो धर्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्रिश्चियन में जो मैसेजेस दिए गए हैं उनसे भी कहीं बेहतर मैसेज कन्वे किया है विलियम शेक्सपियर। किसने ऐसा कहा था कि शेक्सपियर अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट्स विद सेंसरशिप? शेक्सपियर नहीं चाहते थे किसी भी तरीके के सेंसरशिप से टकराव हो विलियम शेक्सपियर का। सेंसरशिप का मतलब यही होता है आप अपने प्लेज में कुछ ऐसा लिखें जिसे सेंसर बोर्ड जो है कहे कि आपको इनको हटाना है अपने प्लेस में से। जैसे मूवीज़ वगैरह जब आती हैं, रिलीज होती हैं, तो उससे पहले सेंसर बोर्ड बना होता है जो चेक करता है कि क्या मैटर जनता को दिया जा रहा है, स्पेक्टेटर्स को दिया जा रहा है। कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं जो नहीं जाने चाहिए, अगेंस्ट द रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मोरलिटी के अगेंस्ट हैं, तो उनको वहीं पर कट करना होता है। वैसे ही शेक्सपियर भी नहीं चाहते थे कि सेंसरशिप के पचड़े में पड़ा जाए, लेकिन फिर भी उनके प्लेज में कुछ थोड़ी सी एंटी चर्च आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो कि चर्च या रिलीजन के थोड़े से अगेंस्ट थी। ऐसा कहा है वैदिम निकोलोव, ये रसियन शेक्सपियरियन स्कॉलर हैं, रसिया के शेक्सपियरियन स्कॉलर हैं।
और उन्होंने जब शेक्सपियर के प्लेस को इंटरप्रेट किया तब उन्होंने ये क्रिटिकल रिमार्क दिया था। और किसने ऐसा लिखा कि द लॉन्ग क्रिटिकल ट्रिब्यूट डिस्क्राइबिंग शेक्सपियर, और शेक्सपियर को कहा नॉट एन इमिटेटर। शेक्सपियर ने सिर्फ इमिटेट ही नहीं किया है कि दूसरे राइटर्स को, उनके वर्क्स ऑफ आर्ट को, बल्कि ही इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर। वो तो प्रकृति की उपज हैं, प्रकृति की मौलिक योगदान है विलियम शेक्सपियर। ऐसा अलेक्जेंडर पोप ने कहा था शेक्सपियर की ओरिजिनलिटी को डिस्क्राइब करते हुए कि ही वॉज ए नेचुरल जीनियस इन हिज क्रिटिकल राइटिंग्स। शेक्सपियर एक नेचुरल जीनियस है, जिससे जो प्रकृति की संतान है एक तरीके से, समझ गए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरों को कॉपी करने से, दूसरों को सीखने से, दूसरों से करने से कोई इंसान इतना ओरिजिनली टैलेंटेड हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो बाई बर्थ ही वॉज टैलेंटेड, नेचर मेड हिम सच अ टैलेंटेड पर्सन। द आइडिया ऑफ शेक्सपियर्स इमेजिनरी सिस्टर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में एक एसे चलता है, शायद सेकेंड ईयर में है, एक एसे चलता है, और उस एसे में जो राइटर हैं उन्होंने इमेजिन किया है और कहा है कि अगर विलियम शेक्सपियर की एक सिस्टर भी होती, मान लो उदाहरण के लिए हम उसे ज्यूडिथ शेक्सपियर मान लेते हैं, तो क्या अगर वो विलियम शेक्सपियर के साथ ही बॉर्न हुई होती, उनकी ट्विन होती, तो क्या सोसाइटी उसको इतना प्रोग्रेस करना, इतना डेवलप करने का मौका देती? जैसे विलियम शेक्सपियर एक अपने विलेज से निकलकर, अपने टाउन से निकलकर लंदन आए और अपने जीवन को सजाया, ग्रो किया, डेवलप किया अपनी लाइफ में, इतने फेमस हो गए। क्या ज्यूडिथ शेक्सपियर इतना कर पाती? क्या महिलाओं के लिए उस समय पर इतना सोसाइटी लिबर्टी या फ्रीडम देती थी? क्या महिलाओं के लिए इतने चांसेस मिलते? अगर शेक्सपियर के घर में सिस्टर होती कोई, उसे इतने चांसेस मिलते? अगर वो राइटर बनना चाहती तो क्या वो बन सकती थी? इसी पर एसे लिखा है और बहुत फेमस एसे है, अब वो है वर्जीनिया वुल्फ का, और नाम है उस एसे का अ रूम ऑफ वंस ओन। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, अ रूम ऑफ वंस ओन। वर्जीनिया वुल्फ का बहुत फेमस एक फेमिनिस्टिक वर्क है, एसे है, अ रूम ऑफ वंस ओन। उसमें उन्होंने ज्यूडिथ शेक्सपियर का कैरेक्टर बनाया है और बताया है वो विलियम शेक्सपियर की अगर सिस्टर होती तो क्या वो उतनी ही तरक्की कर पाती जितना विलियम शेक्सपियर ने की है अपने जीवन में। सिंपली सी बात है, वो ये दिखाना चाहते थे वीमन के साथ भेदभाव, दिखाना चाहती थी कि वीमन औरतों के साथ भेदभाव होता है, आज भी होता है, उस समय भी होता था जब विलियम शेक्सपियर थे। और आप अच्छे से जानते हैं उस समय पर महिलाओं को कितने राइट्स मिले हुए थे। ऐसे कहा जाए एक्टर के रूप में भी उन्हें परमिशन नहीं थी स्टेज पर जाने की और रोल प्ले करने की। तो डियर फ्रेंड्स, यही वो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो शेक्सपियर से जुड़े हुए हैं, उनके क्रिटिकल रिमार्क से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।